नमल। इस दोपहर गर्मी का जोर गोया टूट सा गया था। सुबह फिर बारिश हुई थी और मौसम ठंडा मगर हब्स आलूद हो गया था। ऐसे में कमरा अदालत में भी घुटन सी थी, मगर कार्रवाई इतनी दिलचस्प जारी थी कि महसूस न होता था। जुमर कटहरे में खड़ी सारा से सवाल पूछ रही थी और फारिस पिछले नशिस्तों पे टांग जमाए बैठा था। कभी वो सारा को देखता, कभी अपने करीब, मगर दूसरे कॉलम में बैठे इलियास फातमी को आज दो अहम गवाह पेश हुए थे और फारिस गाजी काफ़ी मुतमईन नज़र आता था। और आपको यकीन है कि वो कर्नल खावर था जिसने आपके घर आकर आपको धमकाया? जुमर पूछ रही थी। कटहरे में खड़ी सारा ने सफ़ेद लिबास पहन रखा था और चेहरा भी सफ़ेद मगर सपाट लग रहा था। नज़रें एतमाद से जुमर पे जमाए उसने इस बात में सर हिलाया। जी, वो वही था। जुमर वापस घूमी और हाशिम को इशारा किया। योर विटनेस। वो कोट का बटन बंद करता उठा और अपने चमकते हुए जूते फर्श पे आगे बढ़ाता सारा के सामने आ खड़ा हुआ। डॉक्टर सारा, हमने आपका पूरा बयान बहुत तहम्मुल से सुना। वो रसान से उसकी आंखों पे नजरें जमाए कह रहा था। अब आपसे मैं कुछ सवाल पूछना चाहूँगा ताकि अदालत खुद फैसला करे कि सच्चा कौन है और झूठा कौन। क्या आप जवाब देने में कंफर्टेबल हैं? ऐसे जाहिर मत करो हाशिम, जैसे तुम्हें मेरी बहुत परवाह है। मेरे बच्चों के बाप को जैसे संगदिली से मरवाया था उसी संगदिली से जरा करो। मैं तैयार हूँ, वो रुखाई से बोली थी। हाशिम हल्का सा मुस्कुराया और सच झटका। खैर, आगे चलते हैं। हाथ बाहों फंसा कर खड़े सारा को देखते हुए उसने चेहरे पे संजीदगी तारी की। आपका कहना है कि सादी यूसुफ के साथ उस रात आपने मेरे मकबल को देखा था? जी हाँ, यही था। सारा ने पीछे कुर्सियों पर बैठे शेरों की तरफ इशारा किया जो सपाट शक्ल बनाए बैठा था। आज जवाहिरात मौजूद नहीं थे जिस वक्त आपके बकौल नौशरवान ने सादी को गोली मारी। क्या आपने इस वक्त उसके हाथ में पिस्तौल को झटका खाते देखा था? मैं वहीं थी हाशिम। मैं कभी खौफ से सर अंदर कर लेती और कभी बाहर निकालती। उसको पिस्तौल पकड़े, उसको बोलते, सादी को बूट से मारते। मैंने सब देखा था। डॉक्टर सारा, जब गोली पिस्तौल से निकलती है तो आँख का शोला सा साथ निकलता है और पिस्तौल झटका खाता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपने वो लम्हा देखा था या नहीं? सारा ने गहरी सांस लेकर आंखें बंद की। वहाँ कोई और था और नौशरवान की सारी बातें सुनी थी मैंने। वही था सादी का हमला आवर। और डॉक्टर सारा, आपने वो लम्हा देखा था या नहीं? हाँ या ना? वो दुरुस्ती से ऊंचा सा बोला था। जुमर ने बेइख्तियार लब काटे थे। नहीं। सारा की आवाज़ धीमी हुई। ओके, बात ख़त्म। आपने नौशरवान को गोली चलाते नहीं देखा था? वो सर हिलाकर कह रहा था। डॉक्टर सारा, आप हाई प्रोफेशन एक अहम प्रोजेक्ट की हेड हैं, एक एहसास अदारे की साइंसदान हैं। आपकी उंगलियों के चंद क्लिक्स की मार है ड्रोन प्रोग्राम। आप तो रॉकेट साइंटिस्ट हैं। आप जैसी औरत क्यों इतने में खामोश रही? वो हैरानी से कह रहा था। क्योंकि आप और आपका ख़ानदान मुझसे ज़्यादा ताकतवर और बाअसर है, और चूँकि आपके दस्ते रास्त ने मुझे मेरे घर में घुसकर हिरास किया था, इसलिए मैं खौफज़दा हो गई थी। अच्छा, अब आप खौफज़दा क्यों नहीं हैं? सारा हल्का सा मुस्कुराई। अब भी हूँ, बहुत ज़्यादा। अगर केस का फैसला सदी के हक़ में ना हुआ तो तुम हमारे साथ क्या करोगे मैं सोचना भी नहीं चाहती, लेकिन अब वो डर डर के थक चुकी हूँ, इसलिए तुम्हें और तुम्हारे भाई को उनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहती हूँ। वो उसकी बात मुकम्मल होने का इंतज़ार किए बगैर कहने लगा। क्या ये सच है कि आप अपने शौहर की मुबैना खुदकुशी के बाद डॉक्टर महरीन वक़ार से साइकेट्रिक सेशन लेती रही हैं? डैम इट! जुमर ने सर झुकाकर पेशानी मस ली थी। सादी ने परेशानी से उसे देखा, मगर अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। कभी कभार। जी हाँ, मैं बेवा हुई थी, मेरी जॉब थी, छोटे बच्चे थे, और महरीन मेरी फ्रेंड है। सारा हैरान हुई थी। क्या ये भी सच है कि डॉक्टर महरीन ने आपको चंद एंटी डिप्रेसेंट प्रिस्क्राइब किए थे जो आप बाकायदगी से लेती हैं? आजकल कौन सा प्रोजेक्ट डायरेक्टर साइंसदान, कौन सी कैरियर वूमन है जो एंटी डिप्रेसेंट नहीं खाती? आप एंटी डिप्रेसेंट लेती हैं या नहीं लेती? हाँ ठीक है, मैं लेती हूँ, मगर और एंटी डिप्रेसेंट के साइड इफ़ेक्ट्स में पैरानोया, ब्लरी विजन, ये सब शामिल होता है।
उस रात भी आपके जिस्म के अंदर एंटी डिप्रेसेंट का वो मादा घुला हुआ था। नौशरवान को गोली चलाते आपने नहीं देखा था, फिर भी मिसर है कि वो वही मुजरिम है। एक औरत जिसकी ज़हनी हालत और बसारत मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं है, वो रात के अंधेरे में, जबकि इस कॉलोनी में बिजली भी नहीं थी। डॉक्टर सारा का किसी को देखकर पहचान लेना इंतहाई अहमकाना बात लगती है योर ऑनर। वो अब जज साहब से मुखातिब था। सुमर एकदम खड़ी हुई। हाशिम, आपको कैसे पता? क्या? हाशिम उसकी तरफ घूमा। यही कि उस कॉलोनी में उस वक्त बिजली नहीं थी, क्योंकि जब शादी को वहाँ से उठाया गया था तब तो बिजली आ गई थी और उस कॉलोनी के तमाम घर ज़ेर तामीर थे। उसके पास कई गलियाँ ज़ेर तामीर और वीरान थीं। वहाँ कोई तो था नहीं। तो आपको किसने बताया कि वहाँ उस वक्त बिजली नहीं थी? नौशरवान ने चौंक कर जुमर को देखा था। अलबत्ता हाशिम के इत्मीनान में फ़र्क नहीं पड़ा। सदी यूसुफ ने अपने बयान में कहा था शायद। मैंने अपने बयान में ऐसा कुछ नहीं कहा, वो बुलंद आवाज़ में बोला था। बिजली वाली बात हाशिम कहीं मेंशन नहीं हुई। तो आपको कैसे मालूम? वो दू बदू कह रही थी। हाशिम ने हल्का सा हंसकर सर झटका। मैं अपना होमवर्क मुकम्मल करता हूँ मिसेस उमर। मुझे मालूम है कि वहाँ उस वक्त बिजली नहीं थी जब नियाज़ बेग ने सदी यूसुफ पे हमला किया। तुम्हारे भाई ने बताया है तुम्हें हाशिम, मान लो, सारा हकारत से उसे देखते हुए बोली थी। जज साहब को अपना हथौड़ा बचाना पड़ा था। एकदम शोर सा जो उठ गया था। ऐसे में काफ़ी लुत्फानंदोज़ होते। फारिस के तासुरात बदले। वो चौंक कर बाईं तरफ देखने लगा, जहाँ चंद कुर्सियाँ छोड़ के एक शख्स आकर बैठा था। उसने नस्वारी रंग का सूट पहन रखा था, आंखों पे लियाकत अली खान के जैसा चश्मा लगाया हुआ था और बाल गीले करके सर पे जमे थे। हाथ में एक लाइटर था जिसे वो बार बार खोल कर बंद कर रहा था। निशिस्त संभाल कर वो अब तसल्ली से सारी कार्रवाई मुलाहिजा कर रहा था। फारस फ़ौरन अपने फ़ोन पे झुका। ये आदमी कौन है? लिख कर आमर को भेजा। हाशिम की नशिस्त के करीब बैठे आमर की जेब थरथराई और उसने फ़ोन निकाला और ज़रा तिरछा होकर मैसेज देखा। फिर आहिस्ता से गर्दन मोड़ी और पिछली नशिस्त पे कुछ उठाकर अपने सामने रखा। एक भरपूर निगाह नवारित पे डाल दी। कोई रिपोर्टर हो शायद, उसकी तस्वीर लेकर भेजो, पता करवाता हूँ। रिपोर्टर नहीं है, रिपोर्टर तो इस जाने बैठे हैं। रॉजर बॉस। आमर ने चंद मिनट बाद उसे अपनी एक सेल्फी भेजी जो उसने अभी अभी उतारी थी। पीछे वही शख्स नज़र आ रहा था। फारिस ने वो तस्वीर एक नंबर पे सेंड की और साथ लिखा, ये शख्स कौन है? इसकी तस्वीर फेशियल रिकॉग्निशन में डालो और उससे मुंसलिक कोई पासपोर्ट या शनाख्ती कार्ड मिले तो मुझे भेजो। साथ में वो गाहे बगाहे उस शख्स पे भी एक उलझी हुई नज़र डाल लेता था। कौन हो सकता था ये? शायद वो पासपोर्ट और मेमोरी कार्ड। वो बार बार कुछ सोचता, फिर नफी में सर हिलाता, फिर वो मुश्किल उसने ध्यान सामने जारी कार्रवाई की जानिब मबजूल किया। सारा अब उतर आई थी और इलियास फातमी कटहरे में खड़ा था, गर्दन को कड़ा कर सीधा उठाए। वो रौनक से जुमर को देख रहा था जो कागजात का परिंदा लिए उसके सामने जा खड़ी हुई थी। फातमी साहब, हाशिम कारदार से आपका क्या ताल्लुक़ है? पीछे कुर्सी पर बैठा हाशिम ठोड़ी तले हाथ रखे अब दिलचस्पी और गौर से जारी मुकालमा देख रहा था। मेरा उनसे कोई ज़ाती ताल्लुक़ नहीं है। जुमर जो मसरूफ़ से अंदाज में अगला सवाल पूछने जा रही थी, बेइख्तियार रुकी, जैसे हैरान हुई हो, लाजवाब हुई, जैसे वो इस जवाब की तवक्को ना कर रही हो। उसने मुड़कर फारिस को देखा जो अब सीधा होकर बैठा था और खफगी से फातमी को देख रहा था। क्या आप ज़ाती तौर पे हाशिम कारदार के दोस्त नहीं हैं? क्या आपकी उनसे मुलाकात नहीं होती रही? उसके अंदाज में बेचैनी सी थी। नहीं, मैं इन सब से यकसर नावाकिफ़ हूँ। आपके पास क्या सबूत है वकील साहिबा कि मेरी उनसे मुलाकात होती रही है? फातमी साहब क्यों झूठ बोल रहे हैं? आपने खुद हमें ये मालूमात दी थी कि ये दुरुस्त नहीं है कि पिछले एक साल में आप और हाशिम इन मकाफात में इन तारीखों पर मिले थे। और अब एक कागज़ हाशिम के सामने रखते हुए चंद तारीखें बता रही थी। हाशिम ने कागजात उठाकर गौर से पढ़ा, फिर नज़रें उठाकर इतने ही गौर से फातमी को देखा। यह गलत है और मैंने आपको कोई मालूमात नहीं दी, मगर आपने खुद हमें बताया था कि आपके बेटे का स्पाईवेयर इस्तेमाल करके कर्नल खावर ने उसी केस की अहम सीसीटीवी फुटेजेस मुख्तलिफ इदारों के रिकॉर्ड से मिटाई थी। क्या ये दुरुस्त नहीं? मेरे बेटे का ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये सब इल्ज़ाम है। जुमर ने पलट कर फिर से बेबसी से फारिस को देखकर शाने उचकाए जैसे वो सख्त खफा हो। वो बस तंदो तेज़ नज़रों से फातमी को घूर रहा था। और क्या ये दुरुस्त नहीं कि हाशिम ने इस केस में गवाही न देने के लिए आपको
केमन्स में एक नया अकाउंट खुलवा कर दिया था और आपके पास किसी चीज़ का सबूत नहीं है। आप लोग सिर्फ शोहरत के तालिब हैं, वो भरमी से कह रहा था। जुमर फ़ौरन तेज़ी से जज साहब की तरफ रुख करके बोली, योर ऑनर, मैं इलियास फातमी को बतौर एक प्रोसिक्यूशन विटनेस गिव अप करती हूँ। फातमी साहब जा सकते हैं। जज साहब ने हाशिम को देखा, जो अब भी बहुत गौर से इस सारे तमाशे को देख रहा था। जुमर की परेशानी उसका वापस जाकर सर जोड़े सादी से गुफ्तगू करना, दोनों का झुंझलाहट से नफ़ी में सर हिलाना, पीछे बैठे फारिस का फातमी को घूरना, वो एक एक माइक्रो एक्सप्रेशन देख रहा था। आपको क्या लगता है इलियास फातमी उनसे मिला हुआ है और मुकर रहा है? अमर ने उसके करीब सरगोशी की। हाशिम हल्का सा मुस्कुराया और फिर गर्दन मोड़कर उसे देखा। नहीं, वो उनके साथ नहीं मिला हुआ। ये सब अदाकारी कर रहे हैं, मुझे ये इम्प्रेशन दे रहे हैं कि वो उनके साथ मिला हुआ है। वो एक तीर से दो शिकार करना चाह रहे हैं। मालूमात उनको मेरा कंप्यूटर वगैरह हैक करके आसानी से मिल गई होंगी। वही आखिरी अकाउंट वाली बात तो हो सकता है वो तुमने उनको बताई हो। मुस्कुराकर अहमद को देखा। वो लम्हे भर को कुछ बोल नहीं सका था। सर, मैं आपके वालिद के साथ, मेरा वालिद मर चुका है और मैं आइंदा से अपनी गट फीलिंग्स पे भरोसा करना चाहता हूँ। मैं पुरयकीन नहीं हूँ कि तुम थे या नहीं, लेकिन तुम फायर्ड हो। अपना सामान उठाओ और आज के बाद मुझे मेरे घर या मेरी माँ के गिर्द नजर ना आओ। मुस्कुराकर मगर चबा चबा कर कहता वो अहमद पे गोया ठंडा पानी डाल गया। अहमद बिल्कुल शल बैठा रह गया। हाशिम ने चेहरा वापस जज साहब की तरफ मोड़ दिया। उसके अंदाज की सख्ती और कहर। अहमद अपनी चीज़ें अभी से समेटने लगा था। इलियास फातमी अब कटहरे से उतर के नीचे आ गया था। वो कुर्सियों के साथ से गुजरता दरवाजे की जानिब बढ़ रहा था। जिस लम्हे वो फारिस की कुर्सी के करीब आया, लम्हे को ठहरा। फारिस ने सिर्फ खुशमगीन निगाह उठाकर उसे देखा, मगर वो उतने ही तनदेही से उसे घूर रहा था। तुम मेरे बेटे का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो ये मुल्क छोड़कर जा चुका है। अमेरिका जैसे मुल्क में न तुम उसका पीछा कर सकते हो, न उसका बाल बराबर नुकसान पहुंचा सकते हो। घमंडी अंदाज में कहकर वो 2 कदम आगे बढ़ गया। कमरे अदालत से निकलकर वो राहदारी में चलता जा रहा था। जब उसे अपने पीछे मानूस आहट का एहसास हुआ, फातमी पलटा तो देखा फारिस उसी के अक़ब में खड़ा है। जेबों में हाथ डाले वो अदालती कमरे वाले तासुरात के बरक्स बिल्कुल पुरसकून सा लग रहा था। क्या है? मैं कातिल नहीं हूँ, न मैं तुम्हारे बेटे को मारना चाहता था। अच्छा, और कुछ? वो खुश्क से अंदाज में बोला और कलाई पे बंदी घड़ी देखी। मेरा एक भाई था इलियास साहब, और वो एक अच्छा आदमी था। वो सच बोलता था, ईमानदारी से अपना काम करता था, लेकिन फिर उसको इस दुनिया से जाना पड़ा। उसको पंखे से लटका कर, हाथ पाँव बांध कर, उसकी गर्दन तोड़कर मार दिया गया, क्योंकि तुम्हारा बेटा, तुम्हारा लाडला बेटा, एक महंगी कार का ख्वाहिशमंद था। वो बोला तो उसकी आवाज़ धीमी थी और उसमें ज़मानों का दुख समोया था। उसका नाज नखरा उठाने वाले बाप ने मेरे भाई को बेच दिया और कार खरीद ली। ये सब कुछ आज जहाँ हम हैं और जहाँ तुम हो, ये सब तुम्हारे बेटे की एक कार की वजह से है, उसकी एक अंधी ख्वाहिश की वजह से। तो सज़ा तो उसको भुगतनी होगी। तुम मेरे ख़ानदान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो अब इस मुल्क में नहीं है। मैं जानता हूँ वो अमेरिका पहुँच चुका है, वही अमेरिका जिसकी रियासत वर्जीनिया में उसकी कंपनी का डेटा सेंटर मौजूद है। अब कि वो मुस्कुराया था। लम्हे भर को फातमी समझ ना सका कि वो क्या कहना चाह रहा है। मैं उसको मारना नहीं चाहता था। वो बस बहुत अरसे से अमेरिका वापस नहीं जा रहा था। मैं सिर्फ उसे वापस भेजना चाहता था, ताकि जब गैरकानूनी स्पाईवेयर के लिए अमरीकी मिट्टी इस्तेमाल करने पे FBI उसको गिरफ्तार करे तो वो अमेरिका में मौजूद हो। जिस वक्त तुम अपनी गवाही दे रहे थे, उससे 3 घंटे पहले तुम्हारा बेटा गिरफ्तार हो चुका है। चंद घंटों में तुम तक ऑफिशियल खबर भी पहुंच जाएगी। FBI की सबसे अच्छी बात यह है कि वो छोटी से छोटी टिप को भी नज़रअंदाज नहीं करते। वट वर्ड अल्फाज उसके लबों पे टूट गए। वो बिल्कुल सुन सा फारिस गाजी का चेहरा देख रहा था। फारिस 2 कदम आगे आया, हमदर्दी और तासुब से फातमी के शाने की गर्द झाड़ी, फिर उसकी टाई की नाड़ जरा कसी, नादीदा सलवट हाथ पैर के दूर की, और उसी मलाल से कहने लगा, वो तुम्हारा इकलौता बेटा है और फेडरल कोर्ट में उस पर एक तवील मुकदमा चलने वाला है। उसका मुसलमान होना उसके लिए नुकसानदेह साबित होगा। अब तुम्हें वहाँ जाना होगा, यहाँ से इस्तीफ़ा देकर, और वो सारी
दौलत जो तुमने मेरे भाई को बेच कर बनाई थी इलियास फातमी, अब तुम उसकी एक एक पाई जोड़कर अमेरिका के महंगे वकीलों की फीसें भरने में लगे होगे और उसके बाद भी उसके रिहा हो जाने की उम्मीद कम होगी। सो अब तुम अपने ऑफिस जाओ और वो करो जो मैंने कहा था। उसके कान के करीब चेहरा ले जाकर वो धीरे से बोला, अपना इस्तीफ़ा लिखो इलियास फातमी, मुझे तुम्हारा इस्तीफ़ा चाहिए। तुम झूठ बोल रहे हो, बकवास कर रहे हो, ऐसा कभी नहीं होगा। उसका सख्ता टूटा था। वो गुस्से से उस पर गुर्राया और फिर मोबाइल निकालता तेज़ी से आगे बढ़ गया। अब वो परेशानी से किसी को कॉल मिला रहा था। उसकी रंगत बदल रही थी और वो बार बार बेयकीनी से नफ़ी में सर हिलाता। पसीने के नन्हे कतरे उसकी पेशानी पे बिखरे थे और फारिस गाजी सीने पे बाजू लपेटे मलाल से उसे जाते देख रहा था। उसे लगा था कि वो ये मंजर देखकर अच्छा महसूस करेगा और वो कुछ महसूस नहीं कर पा रहा था।